में सभी को क्लास शो हो रही होगी भाई। काफी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को हेलो। काफी बच्चे आ गए हैं। आशा, राहुल, सुरनयरा, प्रियंका, राहुल, आशा, रेखा, प्रियंका, प्रिया, अमृता, काफी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। और ये बताओ अब क्लास किस किस को शो नहीं हो रही है? राधे राधे सभी को। शालिनी आ गई हैं, आ गए भाई, काफी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। तो फिर हम करने क्या वाले हैं, रुको एक मिनट। आज हम काफी अच्छे टॉपिक्स कुछ करने वाले हैं, तो आप सभी को रेडी रहना पड़ेगा भाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हेलो भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। गुड मॉर्निंग नहीं है भाई, गुड इवनिंग है। जय श्री कृष्णा। हाँ ठीक है, सभी को क्लास शो हो रही है। आशा ने बोल दिया है, प्रियंका ने। मैं एकदम ठीक हूं भाई, आप सब भी ठीक होंगे। सभी ने अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा। कैसी रही छुट्टियां? बताओ छुट्टियां कैसी थी? छुट्टियां सभी की अच्छी थी। पढ़ाई करी होगी सभी ने, आई होप अच्छे से। टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। नेहा, पूजा, बताओ भाई कोई दिक्कत है तो आज तक की क्लासेस में कहीं पे? ये नोटिफिकेशन अमृता काफी टाइम पहले में आ चुका था कि कब से कब तक है आप लोगों के एग्जाम। एग्जाम तो छोड़ो, एग्जाम तो आ जाएगा, पर जो क्लासेस हो रही हैं क्या आप उनको अच्छे से कर रहे हो? हाँ चलो। सुप्रिया कह रही है मैम बहुत अच्छी। मंजरी भी कह रही है बहुत अच्छी। सुप्रिया ने बोला मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो सब ओके है तो बहुत अच्छा है। आज हम काफी टॉपिक्स कवर करेंगे इस क्लास में, और समझना भी है भाई। देखो बात यह है, टॉपिक्स को समझना भी है, कवर कवर नहीं करना, समझ के साथ कवर करना है। तो भाई सभी रिप्लाई करो ना, सभी बच्चे रिप्लाई करो इस बात का कि कैसी क्लासेस चल रही हैं, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रियंका, जो टॉपिक्स में भाई किसी को डाउट्स होते हैं ना, तो वो टॉपिक्स लिख लिया करो, ठीक है। कई बार जो टॉपिक्स हम सोच के आते जल्दी कवर अप होते, तो उस टाइम आपके क्वेश्चन, आपके डाउट्स ले ले। बिल्कुल ठीक है। शालिनी कह रही है मैम हम एक डाउट है, एक क्वेश्चन वो लास्ट में पूछेंगे। शालिनी आप अभी पूछ लो, अभी थोड़ा सा मूड है आंसर देने का। शालिनी आप क्वेश्चन अभी पूछ लो या लास्ट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकदम ठीक हूं। चलो आपको अच्छा लगता है पढ़ना, या अच्छा पढ़ाई में समझ आ रहा है, तो भाई देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स को अच्छा समझ में आ रहा है, स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है, इसका मतलब। पूजा कह रही है मैम साउंड नहीं है, तो साउंड पूजा सिर्फ आपके में नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा भी अपना नेटवर्क चेक करो, ठीक है। चलो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सेशन बाद में लेंगे, पहले टॉपिक्स कवर करेंगे, उनको समझना। पहला टॉपिक हम करते हैं, देखो इसमें क्या है। मेजरमेंट होता क्या है? डिनोटिंग समथिंग एज क्वांटिटी। किसी चीज को अंकों में, किसी चीज को अंकों में निर्धारित करना क्या कहलाएगा? मेजरमेंट। एक बार मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाती हूं, देखो क्या होता है। मेजरमेंट समझ लो। पहले आता है कोई टूल,
फिर आता है मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद आता है भाई असेसमेंट, उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, असेसमेंट होता है आकलन, मेजरमेंट होता है मापन, टूल होता है कोई भी यंत्र, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें एक और हम सबको दिख रहा है रेड कलर, दिख नहीं रहा है तो चलो चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट कर लेते हैं हम, ठीक है। शालिनी पहले आप मुझे ये बताओ आपका सीटेट क्लियर है या नहीं है, आप मुझे इसका बताओ कि आपका सीटेट क्लियर है या नहीं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जिस बच्चे का सीटेट क्लियर है तो वो सीधा केवीएस का बैच लो, अकॉर्डिंग टू मी। जिस बच्चे का सीटेट क्लियर है उसको क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए सीधा सीधा केवीएस की तैयारी, ठीक है। और जिसका सीटेट क्लियर नहीं भाई तो पहले सीटेट का करो अच्छे से, उसके बाद केवीएस भी, अगर ये वाला बैच हो गया तो फिर केवीएस लो, ठीक है। देखो कनीज होता क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में भी आते हैं, तो सेम टॉपिक्स कराए जाते हैं, ठीक है। बोर्ड का कलर चेंज करें भाई, एक बार ये समझ लेते हैं, इसके बाद कर लेंगे, कहां से होगा, एक मिनट रुक जाओ। ये ठीक है कलर, ठीक है, ओके। सभी कह रहे हैं व्हाइट कर लो, तो मैंने व्हाइट ही कर लिया है, अब मार्कर का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मैंने टूल है, टेस्ट लिया, टेस्ट से मैंने नापा, टेस्ट के बाद नंबर दिए, सिर्फ नंबर देने तक की प्रक्रिया को बोला जाता है मापन। जैसे कि 100 नंबर का टेस्ट था, 10 नंबर का टेस्ट था, 8 नंबर आए, ये मार्क्स जो आते हैं, ठीक है, ये जो मार्क्स आते हैं इसको मापन बोलते हैं। मापन के बाद क्या होता है, असेसमेंट, असेसमेंट यानी कि आकलन। आकलन में होता क्या है, बच्चे को फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है किसके रिगार्डिंग, उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग फीडबैक दिया जाता है। भाई देखो प्रियंका, बात ये है, अगली बार 2 नंबर से रह गए तो मैम कुछ ऐसा बताइए ना जिससे अच्छे आगे अच्छा रहेगा ही नहीं, ऐसा सोच ही क्यों रहे हो 2 नंबर से रहेगा, ऐसे सोचो 120 नंबर लाने हैं, 130 नंबर लाने हैं, उसकी तैयारी करो, आप सिर्फ उसकी तैयारी करो भाई, ऐसा सोचना ही नहीं रहेगा, हमसे पढ़ के भी रहेगा ना तो नहीं रहना चाहिए। कराए हुए में से क्वेश्चन आने वाले हैं सारे, सिर्फ आप क्लासेस भी कर लोगे ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बस, ठीक है। तो बात सीधी सी है, रहना ही नहीं है, तैयारी इस तरीके से करनी है कि नंबर बहुत अच्छे लाने हैं। ऐसे सोचो मैम ये टारगेट है मेरा 120 130 इतना लेके चलो, आराम से 115-20 आ जाते हैं, ठीक है। चलो ये आता है फीडबैक, प्रतिपुष्टि देना, किसी बच्चे की परफॉर्मेंस पर कमेंट करना या फीडबैक देना, क्या होता है, आकलन। उसके बाद फाइनल वैल्यू बताना, फाइनल वैल्यू, उसकी वर्थ बताना, फाइनल जजमेंट देना, क्या हो जाता है, मूल्यांकन। जैसे 10 नंबर का पेपर था, उसमें 3 बच्चों ने पेपर दिया, ए 10 नंबर का पेपर था, ए बी सी ने पेपर दिया, ए के आए 10 में से 8, बी के आए 10 में से 5, सी के आए 10 में से 3,
ठीक है, तो ये नंबर देने की प्रक्रिया क्या हो गई, मापन। अब फीडबैक देना, भाई बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी, इसको बोला आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया, आप और करो अच्छा, आप और भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ये इसकी कमेंट। ये आपने ठीक ठीक किया, बी आपने ठीक ठीक किया, आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इस वाले एग्जाम में, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पहले से डबल मेहनत करनी चाहिए। जो ये कमेंट्स दिए गए हैं ये उसकी परफॉर्मेंस पे फीडबैक, ये क्या हो गया भाई, आकलन। अब फाइनल प्रोडक्ट बताया, ये फर्स्ट है क्लास में, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जो ये है रैंक दे दी, फाइनल रैंक देना। फाइनल रैंक देना क्या हो जाता है भाई, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन शुरू से लेकर आखिरी तक चलता है, शुरू से लेकर आखिरी तक चलता है। जैसे स्कूलों में क्या होता है, एग्जाम्स लेते हैं हम, स्कूलों में हम क्या लेते हैं, एग्जाम, एग्जाम के बाद टेस्ट, ठीक है। पहले हम एग्जाम लेते हैं, एग्जाम के बाद नहीं, क्या होता है, पहले हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर एग्जाम लेते हैं पूरे साल, ठीक है। फाइनल एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम तक नंबर दिए, नंबर के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड में कमेंट और फीडबैक लिख दिया, उसके बाद उसकी रैंक निर्धारित करना, भाई बच्चे की फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, बच्चा फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, ये क्या किया है, उसका मूल्यांकन, उसकी वर्थ बता दी भाई। क्लास में 20 बच्चे, 20 बच्चे में आप कहां स्टैंड करते हो, ये क्या कर दिया, उसका इवैल्यूएशन, उसका फाइनल बता दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक से 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं भाई। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं मूल्यांकन, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग। आज ठीक है, ये पोजीशन बताना, यानी कि बच्चे की वर्थ बता दी क्लास में क्या है, ये सब क्या हो गया, आप लोगों की रैंक बता दी, उसकी वर्थ बता दी, उसका फाइनल वैल्यू बता दी, उसकी वैल्यू क्या है क्लास में, दैट इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्पीच कंपटीशन हुआ, स्पीच कंपटीशन हुआ स्कूल में, स्पीच कंपटीशन हमारा एक टूल हो गया है, ठीक है। स्पीच कंपटीशन हमारा क्या हो गया, एक टूल, ठीक है। दूसरा स्पीच कंपटीशन हुआ, 3 टीम थी, कै, खे और गे, ये 3 टीम थी, ठीक है। एक क्या है भाई, 10 में से 9 नंबर, एक के 7, एक के 4, ठीक है, ठीक है। नंबर दे दिया तीनों टीमों को, ये क्या हो गई भाई, मेजरमेंट। अब क्या हुआ, स्पीच, ए टीम की, कैस टीम की स्पीच बहुत बढ़िया थी भाई, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया टीम कै ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका फीडबैक। कै टीम ने भाई ठीक किया, वो उसको थोड़ा सा और अच्छा करने की जरूरत है। गे टीम ने क्या किया भाई, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इनकी परफॉर्मेंस पे फीडबैक दिया, ये क्या कर दिया, उनका असेसमेंट। अब फर्स्ट आ गया ये, सेकंड आ गया है ये, थर्ड आ गया है गे, तो ये उनकी जो रैंक निर्धारित कर दी, उनकी फाइनल वैल्यू बता दी, ये क्या है, उनका मूल्यांकन। मूल्यांकन शुरू से लेकर आखिरी तक चलता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, तीसरा एग्जांपल लो, तीसरा एग्जांपल ले लिया, बीपी मशीन, बीपी मापना किसी का, बीपी मशीन, बीपी मशीन एक टूल हो गया नापने का, ठीक है। अब एक व्यक्ति है, उसका बीपी आया है 100 है, तो उसका मेजरमेंट कर दिया, मापन। अब 100 के बाद बताया कि आपका जो बीपी है ना वो नॉर्मल है, आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में है, बीपी क्या है,
नॉर्मल है, जो होना चाहिए भाई उतना ही है, ठीक है। फीडबैक दिया, फिर लास्ट में उसको बताया भाई आप स्वस्थ हैं, आप अपना ऐसे ही अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए, आप स्वस्थ हैं। तो इसका मतलब उसका क्या कर दिया, मूल्यांकन बता दिया, आप स्वस्थ हैं, आप बीमार नहीं है, दैट इज मूल्यांकन, ठीक है। गुड़िया मैम मैं आज जुड़ी हूं, भाई देखो आज जुड़े हो तो क्लासेस करो, ठीक है, रेगुलर अपनी क्लासेस लो, नोट्स बनाओ। आज की क्लास ये स्टार्टिंग नहीं है भाई, काफी क्लासेस हो चुकी हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस में देख सकते हो। ये नंबर्स मिले, जैसे 3 टीम थी, तीनों टीमों को भाई इसने इतना अच्छा बोला, नंबर दिए जाते हैं ना टीमों को, नंबर देने की प्रक्रिया मापन हो गई। नंबर देने के बाद उनकी परफॉर्मेंस में जो हम कमेंट और फीडबैक करते हैं उनका असेसमेंट किया, फिर फाइनल वैल्यू बताना क्या हो जाता है, मूल्यांकन, ठीक है। ये 3 चीजें क्लियर हो गई, ये 3 एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब हम उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, होती क्या है। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। मेजरमेंट, डिनोटिंग समथिंग एज क्वांटिटी, किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करना, किसी वस्तु को उसके अंकों में निर्धारित करना क्या हो जाता है, मापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, नंबर दिए तो नंबर क्या होते हैं, मात्रात्मक, हम उनको क्वांटिटेटिव मानते हैं। नेक्स्ट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट लर्न थ्रू द यूज ऑफ टेस्ट, क्वेश्चनरियर्स, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, किसी भी तरीके से मापकर उनको अंक देना, किसी भी तरीके से मापकर उनको अंक देने की प्रक्रिया सिर्फ मापन है, ठीक है, सिर्फ अंक देना। ये बात सभी को समझ आया होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिसाइड करना। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेजरमेंट का, कि हमें क्या मेजर करना है। जैसे सीटेट है, सीटेट में हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे ना क्या मेजर करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग क्वालिटी मेजर करनी है। तो ये क्या हो गया उसका मापन, हमने पहले डिसाइड किया भाई ये क्वालिटी मापनी है, ठीक है। ये मेजरमेंट किसको ना समझ में आया जल्दी बताओ, बता दो भाई, आया है नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल भाई नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। नोट्स के बनाए बिना तो भाई आज ही नहीं कल ही क्लीन अप हो जाएगा दिमाग से। आज तो पढ़ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहेगा, कल आज रिवाइज नहीं किया तो देखना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, भूल जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। देखो भाई शालिनी ने क्वेश्चन पूछा है कि यूपी टेट और सी टेट के क्वेश्चंस में डिफरेंस होता है। हाँ जी, यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे रटे रटाए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें पेडागोजी में क्या होता है, बहुत सारी पेडागोजी आती है सी टेट में। तो जो सी टेट में पेडागोजी आती है वो क्या है, हमारी सी टेट की पेडागोजी हमारी मतलब ये तो एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं, ठीक है। थ्योरीज पर के हम एप्लीकेशन करते हैं, तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बट उसमें थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मात्रात्मक का हिंदी मात्रात्मक ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी आने वाला है यूपी टेट भी। अब आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, असेसमेंट, बच्चे के हर पक्ष की जानकारी एकत्रित करना किसी परीक्षण या जांच सूची से। देखो क्या होता है, जब हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं बच्चे का असेसमेंट करते हैं, हर पक्ष का, हर पक्ष यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक हर पक्ष का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। ओके, हर पक्ष का मतलब है बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष का, ठीक है। आप देखते हैं शिक्षार्थियों के मूल्य अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म, देखो हम बच्चे के जो सह शैक्षिक पक्ष होते हैं उनका मूल्यांकन एकदम से नहीं कर सकते, पूरे साथ टीचर ऑब्जर्व करता है, उनकी एक्टिविटीज को माइन्यूटली देखता है
कि बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग टीचर लिखता है ना रिपोर्ट कार्ड में कि बच्चा इस चीज में अच्छा कर सकता है, इस चीज में अच्छा कर सकता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, डिसिप्लिन बच्चे का अच्छा है। तो ये क्या है उसका असेसमेंट। पेडागोजी के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, असेसमेंट 4 टाइप के होते हैं। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है अपना आकलन स्वयं करना। ये सबसे बढ़िया होता है। अपनी कमी और दोष और गुण खुद पता करना। भाई मेरा एग्जाम में ये नंबर कम आ रहे, कहां मैं कमी कर रहा हूं जो इसकी वजह से कम आ रहे, खुद ही अपना असेसमेंट करना, ये बेस्ट माना जाता है। जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट करने लगता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होती है, वो अपनी परफॉर्मेंस को खुद बहुत इंप्रूव करता है। अंशु बोलो मैम प्लीज 2 मिनट सुन लीजिए, बोलो क्या क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, लास्ट में पूछ लेना क्वेश्चंस। पूछो अब अंशु, पूछो क्वेश्चन क्या है, फटाफट क्वेश्चन पूछ लो। ये क्लासेस एग्जाम तक चलेंगी, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था भाई, एग्जाम तक चलती है क्लासेस। नेक्स्ट पीयर असेसमेंट। पीयर क्या होता है? सहपाठी, जिसमें सहपाठी सहपाठी का आकलन करता है, ये बच्चा इसका करेगा, ये बच्चा इसका, एक दूसरे का असेसमेंट करना, पीयर असेसमेंट करना, ठीक है। बच्चे जब दूसरे बच्चे का आकलन करते हैं तो इसको बोला जाता है पीयर असेसमेंट। कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, लास्ट क्लास भाई जल्दी खत्म होने वाली है क्लासेस आपकी इस वाले बैचेस की, ठीक है। नहीं नहीं, थोड़े से दिन 2-4 क्लासेस और लगने वाली है, उसके बाद आप लोगों का ये वाला सेशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिविजुअल असेसमेंट, इसका मतलब होता है एक समय पर जब हम एक ही व्यक्ति का असेसमेंट करते हैं या एक बच्चे का, जैसे वाइवा ले लिया, इंटरव्यू ले लिया, प्रैक्टिकल करवा लिया। ये क्या होता है? जब हम एक समय पर एक व्यक्ति या एक बच्चे का आकलन करते हैं उसे क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल असेसमेंट। नेक्स्ट ग्रुप असेसमेंट, जब हम एक समय पर एक से ज्यादा बच्चे का आकलन करते हैं उसे बोला जाता है ग्रुप असेसमेंट। तो सबसे बढ़िया कौन सा हुआ? सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि अपने, देखो क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। सभी अपना सेल्फ असेसमेंट, देखो अंशु है क्या, आपने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है तो आप एक काम कर लो। क्या करोगे आप? ये काम, इनको रिकॉर्डेड क्लासेस तो होती हैं उन्हीं से पढ़ लो, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनसे पढ़ो। रोहित, पीयर का मतलब है जब एक बच्चा दूसरे बच्चे का आकलन करता है, जब बच्चे बच्चों का आकलन करते हैं तो उसे बोला जाता है पीयर असेसमेंट। इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अभी क्वेश्चंस का जवाब नहीं देने वाली हूं, लास्ट में बचा के रखो, ठीक है, लास्ट में इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट असेसमेंट 2 तरह का होता है। एक तो होता है फॉर्मेटिव, यहां से क्वेश्चन बहुत आए हैं भाई अब की बार। एक होता है सम्मेटिव, एक होता है एक होता है फॉर्मेटिव। फॉर्म का मतलब बनाना, रचना करना। ये असेसमेंट, इसको रचनात्मक बोला जाता है, निर्माणात्मक, रूपात्मक। ये रूपात्मक है। क्या है? रूपात्मक, ठीक है। ये है भाई रूपात्मक होता है। इसको देखो क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट उस असेसमेंट को बोला जाता है जो पूरे साल होती है, डेली होती है, पढ़ाई के दौरान होती है। पढ़ते पढ़ते टीचर बच्चों को असेस करता है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी डिस्कशन करा देता है, कभी क्विज कंपटीशन करा देता है, कभी कोई एक्टिविटी करा देता है।
तो टीचर डेली माइन्यूटली बेसिस पर बच्चों को जो असेस करता है वो होता है फॉर्मेटिव। जैसे मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ भाई क्या होता है ये, बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाया, तो मुझे पता चला कि भाई बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये कंसेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं है। तो उसी कंसेप्ट को मैंने और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, कुछ एग्जाम्पल जोड़ दिए, कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ मैंने टीचिंग एड यूज कर लिया ताकि बच्चों का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों को डायग्नोज किया, उनका निदान किया, पता चला कि बच्चों को यहां पर कमी आ रही है, निदान के बाद उनको उपचार भी देना। ठीक है, निदान और उपचार किया, बच्चों को जहां पर कमी आई उसका पता लगाकर उसका उपचार किया, तो इससे बच्चों की लर्निंग बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बच्चों की लर्निंग। तो ये तो बहुत अच्छा है, पूरे साल चलेगा। बच्चों को कहीं दिक्कत होगी तो वहीं उसका पता लगाकर उस कमी को दूर करो, इससे बच्चों की लर्निंग बढ़ती है। ठीक है, और ये डेली होता है। ठीक है, जैसे कि देखो डेली होता है तो अनौपचारिक हो गया, अनौपचारिक हो गया, इससे बच्चों का विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, बच्चों की प्रोग्रेस करेंगे बच्चे। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसको बोला जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि लर्निंग के लिए असेसमेंट, हम लर्निंग बढ़ाने के लिए असेस कर रहे हैं बच्चों को। अगर लर्निंग में कहीं दिक्कत है, असेस करो, पता लगाओ, उसको दूर करो, इससे बच्चों की लर्निंग होगी, बढ़ेगी ना। तो इसीलिए इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि लर्निंग के लिए असेसमेंट किया जाता है। कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं सम्मेटिव। सम्मेटिव, सम लास्ट में एक बार करना, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? योगात्मक, संकलनात्मक, सारांशात्मक, समाकलनात्मक। ठीक है, ये औपचारिक होता है। देखो ये अनौपचारिक था तो ये औपचारिक है। जो सम्मेटिव असेसमेंट होता है वो साल में एक या दो बार होता है। कितनी बार? एक या दो बार। जैसे टर्म एग्जाम होते हैं, एक बार सितंबर अक्टूबर में हो गए, फिर मार्च और दिसंबर में हो जाते हैं, 6 महीने बाद एग्जाम हुए। ठीक है, बच्चों का मापन किया और नंबर दिया और उनका असेसमेंट कर दिया, इससे क्या हो गया? सम्मेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चे ने जो लर्निंग की है एक साल में उसका सिर्फ असेसमेंट करना है, कितनी लर्निंग हुई है बच्चे की। आगे अचीवमेंट टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। देखो इसमें क्या है? लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चे ने लर्निंग कितनी की है उसका मापन करना, इसीलिए इसको हम उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। टर्म टेस्ट भी इसी को ही बोलते हैं। पेपर पेन टेस्ट भी इसी को ही बोला जाता है। किसको? पेपर पेन टेस्ट किसको बोला जाता है? सम्मेटिव। अब जल्दी बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो फटाफट से बताओ। बिल्कुल भाई, सीटेट टेस्ट एक क्या होता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बोलते हैं इसको। सीटेट टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे अब इनको। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचिंग लर्निंग का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, इसको अलग से नहीं करते, साथ साथ करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इवैल्यूएशन इन करिकुलम, मतलब कि पाठ्यचर्या के साथ साथ बच्चे का मूल्यांकन करा जाता है इसमें। ठीक है, विद इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि परफॉर्मेंस के साथ साथ जब बच्चा एक्टिविटीज करता है उसके साथ ही इसका क्या करा जाता है? मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन कई बार आता है, निदान और उपचार कौन से परीक्षण में किया जाता है? निदान और उपचार फॉर्मेटिव में किया जाता है। टीचर पढ़ाते पढ़ाते पता कर लेगा बच्चों को ये समझ में नहीं आया, किस कारण से समझ में नहीं आया, फिर निदान करके इसका उपचार करेगा।
उनको अच्छे से समझा देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, कौन से में निदान और उपचार होता है? निदान और उपचार सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिव में होता है। नेक्स्ट, इससे लर्निंग बढ़ती है, ये प्रोग्रेसिव होता है, इसमें डीप स्टडी करते हैं बच्चे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो भाई, यूनिट टेस्ट हो गए, डिबेट हो गए, क्वेश्चन हो गया, फीडबैक हो गया। ठीक है, इसे क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, यानी जब गतिविधि हो रही है उसी के साथ साथ इसको किया जाता है। ये किसको समझ आ गया या नहीं आया? फटाफट करो भाई, बताओ। बताओ भाई, किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, सबमेटिव, पूरे साल का एक बार असेसमेंट करना, यानी कि जो टीचर ने पढ़ाया है एक बार 6 महीने बाद या 1 साल बाद कर देना। इवैल्यूएशन इन करिकुलम नहीं, इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, पाठ्यचर्या पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना। पोस्ट टास्क परफॉर्मेंस, बच्चा जब निष्पादन कर देता उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है, बच्चों की उपलब्धि को मापता है। बच्चे ने पूरे साल में क्या उपलब्ध किया, टेस्ट से पता करते हैं और बताते हैं नंबर देकर। इसमें निदान और उपचार नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है समेटिव टेस्ट में, बच्चा या तो फेल होगा या पास, बच्चा पर उसमें निदान का ऑप्शन बच्चों को नहीं मिलेगा। टीचर को पता भी चल गया बच्चे को यहां कमी है, तो टीचर उपचार का ऑप्शन देगा ही नहीं। ठीक है, आप देखो, ठीक है भाई प्राची, आप बाद में देख लेना, आपके बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखना जरूर। इसको देखो, इसमें किस किस के मार्क्स जुड़ते हैं, ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल जो एग्जाम होते हैं उनके नंबर जुड़ते हैं। कई बार आता है कैटेगराइजेशन, जब फाइनल नंबर हमारे पास आते हैं उससे हम बच्चों को कैटेगराइज करते हैं, डिवीजन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक। तो हम बच्चों को बता दें एवरेज है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो हम बच्चों को कैटेगराइज भी किसके आधार पर करते हैं, सबमेटिव पे। ये क्या होता है, ये इसमें गलत लाइन लिखी हुई है, ये स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि कार्य करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया। असेसमेंट के 4 मॉडल्स होते हैं, एक बार मैं बता दो, किसी को ना समझ आया हो तो साथ साथ थोड़ा पूछ लिया करो। पूछो भाई। किसी को इन दोनों में डाउट है तो पूछ लो। सबमेटिव का हिंदी होता है योगात्मक। प्रॉब्लम्स हम लास्ट में लेंगे भाई। नेक्स्ट आते हैं, देखो 4 मॉडल्स हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसी को फॉर्मेटिव बोला जाता है, फॉर्मेटिव। ठीक है, यानी कि अधिगम बढ़ाने के लिए आकलन करना। आकलन इसलिए किया ताकि बच्चों की लर्निंग बढ़े। ठीक है, इससे लर्निंग जो होती है गेनफुल होती है। बच्चे को कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर होने के बाद उसकी लर्निंग बढ़ जाती है, तो लर्निंग बढ़ी इसका मतलब गेनफुल। जैसे कि इसमें ना टीचर बच्चों का निदान और उपचार करेगा, इसमें जो निदान और उपचार करेगा टीचर करेगा बच्चों का। बच्चों का निदान और उपचार कौन करेगा, टीचर। ये बात ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 4 का मतलब है उस चीज के लिए, मैं एग्जाम के लिए पढ़ रही हूं, मतलब कि एग्जाम में नंबर लाने के लिए मैं अभी पढ़ रही हूं।
एक एग्जाम का पढ़ रही हूं, मतलब कि नहीं, देखो ये एग्जाम्पल क्या होता है, फॉर लर्निंग, लर्निंग को बढ़ाने के लिए अधिगम करा जाता है, कहीं कहीं दिक्कत है तो उसको दूर करके लर्निंग बढ़ जाती है। ऑफ लर्निंग, जो पढ़ा है बस उसको मापना है, कितना पढ़ा बच्चों ने, बस मापन करना है उसमें, ठीक है। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट, असेसमेंट एज लर्निंग, इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग में क्या होता है, अधिगम का ये सबसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है असेसमेंट एज लर्निंग, ये गेनफुल लर्निंग होती है, इससे बच्चों की लर्निंग बढ़ती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी कि बच्चे सबसे ज्यादा अपनी लर्निंग, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं देखो, इसमें टीचर बच्चों को योग्यता के आधार पर ग्रुप में डिवाइड करता है। कई बार क्वेश्चन आया है, टीचर जो ग्रुप्स बनाता है किस आधार पर बनाता है, योग्यता के आधार पर। बच्चों की योग्यता के आधार पर टीचर ग्रुप्स बना देगा, ग्रुप में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं। जब बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं तो वो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया, बच्चे अपने अधिगम का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, टीचर कुछ नहीं करा रहा है। टीचर भी करता है बट ज्यादा लर्निंग बच्चे स्वयं कर रहे हैं। इससे पहले में टीचर बच्चों का निदान और उपचार करता था, इसमें क्या है, बच्चों का निदान और उपचार बच्चे खुद करेंगे, एक बच्चा दूसरे का करेगा, दूसरा बच्चा इसका करेगा। तो जब बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं तो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ठीक है। अब क्या होता है, दो ग्रुप बनाता है, हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसमें अलग अलग योग्यता वाले बच्चों को का ग्रुप, जिसमें भाई देखो चार, एक ग्रुप बनाया, एक को प्लस नहीं आ रहा, एक को माइनस, एक को डिवाइड और एक को मल्टीप्लाई, उनका एक ग्रुप बना दिया। तो जिसको माइनस आता है वो औरों को सिखा देगा, जिसको मल्टीप्लाई आता है वो औरों को। तो बच्चे एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। होमोजीनियस, एक ग्रुप बना दिया माइनस वालों का, चार बच्चों का, एक ग्रुप प्लस वालों का, एक ग्रुप मल्टीप्लाई वालों का, एक ग्रुप डिवाइड वालों का, ठीक है। तो योग्यता के आधार पर ग्रुप बना दिए, बच्चे एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। इसमें सेल्फ असेसमेंट करता है बच्चा और पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि बच्चा खुद को भी असेस करता है कि मेरे अंदर कहां कमी है और कहां मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। पीयर, जब सहपाठी का निदान और उपचार करता है। स्टूडेंट लर्न विद ईच अदर, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, इसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन होता है, हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। कई बार क्वेश्चन आता है, बच्चा बड़े ग्रुप में ज्यादा सीखता है छोटे ग्रुप में, बच्चा छोटे ग्रुप में ज्यादा सीखता है। छोटा ग्रुप होगा तो हर बच्चे का पार्टिसिपेशन होगा, बड़े ग्रुप में क्या होता है, दो चार बच्चे होते हैं जो आगे रहते हैं और सारे बस सुनते रहते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई, फटाफट पूछो। हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन। यानी कि ये वो असेसमेंट होता है जिसमें टीचर पूरा सिलेबस करवाने के बाद बच्चों से कहता है तुम निदान खुद करो, उपचार मैं करूंगा, तुम अपना रिवाइज कर लो, जहां तुम्हें डाउट आता है तुम मेरे से आके पूछ लो। इसमें टीचर क्या करता है, स्टूडेंट निदान खुद करेंगे, अपना निदान बच्चा खुद करेगा और उपचार टीचर करेगा। टीचर बच्चों से कहता है कि तुम अपना पढ़ लो जो तुम्हें पढ़ना है, रिवाइज करो सिलेबस, जहां तुम्हें डाउट आता है वहां आकर मेरे से पूछ लो। यानी कि बच्चा खुद देखेगा उसे क्या समझ में नहीं आया और उपचार के लिए वो टीचर के पास जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल शालिनी, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसी को सम्मेटिव बोला जाता है। फाइनल एग्जाम सम्मेटिव, इसमें मार्क्स मिलते हैं। क्लास में एग्जामिनेशन, क्लास में एग्जाम नहीं होता, एग्जामिनेशन हॉल में होता है। ये पेनफुल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा या तो फेल होता है या पास होता है। अब आगे देखते हैं, इसका निदान व उपचार नहीं होता, इसका निदान व उपचार नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे ने पढ़ा है उसमें बस रिजल्ट देना है, पास या फेल। अब आगे देखते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं भाई। इवैल्यूएशन, आकलन प्लस मूल्यांकन। क्या होता है? आकलन में असेसमेंट भी होता है, असेसमेंट के बाद जब बच्चे की वैल्यू दे देते हैं, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है इवैल्यूएशन। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होता है। देखो, असेसमेंट, बच्चे का पूरे साल असेस किया, उसका असेस करने के बाद नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद जब उसकी वैल्यू बता दी, भाई क्लास में तुम फर्स्ट नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, 10वें नंबर पे हो, उसकी वैल्यू बता दी, तो ये जो वैल्यू बता दी उसका बच्चे का मूल्यांकन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू और वर्थ। ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तक हम बच्चे की फाइनल वैल्यू और वर्थ ना बता दें, जब तक चलता है। ठीक है, किसी का मूल्य व कीमत मालूम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूल्यांकन। अब आगे देखते हैं, सीसीई पद्धति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, वो कौन सी पद्धति है जिससे आज के टाइम में मूल्यांकन किया जाता है? सीसीई, इसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, पूरे साल करना। कंटिन्यूअस का मतलब है सतत, का मतलब है मूल्यांकन पूरे साल, अर्थात प्रतिदिन करना, अर्थात प्रतिदिन होना चाहिए, डेली करो मूल्यांकन। नेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंसिव, हर पक्ष का मूल्यांकन, बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हो गया? फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया है भाई हमारा ये। ठीक है, इवैल्यूएशन हुआ भाई कंप्लीट। अब किसी को डाउट है तो फटाफट पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी करो भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। देखो, क्वेश्चन कई बार आता है भाई यहां से। चलो, नो डाउट, अच्छा है। अब देखो होता क्या है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट उस टेस्ट को कहा जाता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट उस टेस्ट को कहा जाता है जिसको एक वैज्ञानिक विधि द्वारा एक्सपर्ट तैयार करते हैं। टीचर नहीं करते, नॉर्मल स्कूल के बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और एक साइंटिफिक मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम पेपर बनाते हैं, और ये एक लेवल पर लिया जाता है। स्कूल एग्जाम को स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं कहते, ये एक लेवल पर लिया जाता है। जैसे सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, नेट का एग्जाम हो गया, ये सब क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं फॉर्मल होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। ठीक है, पीयर को ग्रुप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज लिखो भाई, स्पेलिंग थोड़ी गलत है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, वो टेस्ट जो एक वैज्ञानिक विधि द्वारा क्रमबद्ध तरीके से प्रशिक्षित एक्सपीरियंस लोगों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कई बार आता है क्वेश्चन, एक परमापीकृत। प्रियंका, होता क्या है? स्कोलास्टिक का मतलब होता है शैक्षिक क्रियाएं, जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई वाली सारी क्रियाएं आती हैं, जो यानी कि बच्चे के बैग से संबंधित है,
पढ़ाई लिखाई वाली, कंटेंट रिलेटेड, वो होता है स्कोलास्टिक। को स्कोलास्टिक होता है जो पढ़ाई लिखाई के अलावा जो भी एक्टिविटी स्कूल में होती है वो सब आ जाती है को स्कोलास्टिक में। तो इन दोनों का असेसमेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन आता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या क्या क्वालिटीज होती है। ये क्वालिटीज वाला क्वेश्चन कई बार आया भाई, देख लो क्या होती है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट की सबसे एक क्वालिटी है वैलिडिटी, वैधता। देखो, हम हर पेपर को बनाने से पहले एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि इस क्वालिटी को मापना है, हमारा इस टेस्ट का उद्देश्य ये है। तो उद्देश्य को मापना क्या है? वैधता। कई बार हम ये देखकर ये टेस्ट बनाते हैं, भाई हमें ये क्वालिटी को मापना है इस टेस्ट से। तो जो अगर वो टेस्ट उस क्वालिटी का मापन कर रहा है तो वो कौन सा गुण हो गया? वैधता का। जैसे सीटेट का एग्जाम है, टीचिंग क्वालिटीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है। अगर सीटेट के टेस्ट में सारे हम डाल दें भाई आईएएस के पेपर के क्वेश्चन, तो वो वैध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी और क्वालिटी को मेजर कर रहा है। जिस क्वालिटी को मापने के लिए हमने वो टेस्ट बनाया था उसको तो माप ही नहीं रहा। ठीक है, तो एक टेस्ट का गुण होता है वैलिडिटी, वैधता। एक टेस्ट जब भी वैध माना जाता है जब वो उसी क्वालिटी को, उसी गुणवत्ता को माप रहा है जिसको मापने के लिए उसे बनाया है, या ऑब्जेक्टिव मेजर कर रहा है। जिस उद्देश्य को लेकर हमने इस एग्जाम को बनाया है उसी उद्देश्य की पूर्ति अगर टेस्ट कर रहा है तो उस गुण को बोला जाता है वैधता का गुण। ठीक है, जिसके लिए बनाया है अगर उसी को मेजर कर रहा है तो वो क्या हो गया? वैधता। बिल्कुल सही बोला लावी आपने। देखो, परीक्षा में वैधता का गुण होना आवश्यक है। प्रत्येक परीक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है। यदि सचमुच में परीक्षा उद्देश्य को पूरा करने में संपूर्ण है तो उसे एक वैध परीक्षा माना जाएगा। इफ अ टेस्ट मेजर द ट्रेट ऑफ फीचर करेक्टली फॉर विच इट वॉज प्रपोज। किसी को नहीं आया तो पूछो। ये सबसे पहला गुण था। ठीक है, नेक्स्ट रिलायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट का सबसे बड़ा गुण होता है विश्वसनीयता। यानी कि अगर कोई टेस्ट विश्वसनीय है ना तो ही वो वैध है। अगर वो टेस्ट विश्वसनीय ही नहीं है, रिलायबल ही नहीं है, तो वो वैध भी नहीं माना जाएगा और ना ही वो ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, होता क्या है देखो, पढ़ लेते हैं। सबसे एक बड़ी कसौटी है, कई बार पेपर में आता है, एक परीक्षण की सबसे बड़ी कसौटी क्या है? उसकी विश्वसनीयता। ठीक है, देख लेते हैं आगे। यदि परीक्षण में विश्वसनीयता नहीं है तो वह वैध भी नहीं है। विश्वसनीयता का अर्थ है कि जब परीक्षण प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद बच्चों से कराकर यह जानना कि क्या वह उस स्तर के बच्चों के लिए बना है या नहीं। जैसे मैंने एक टेस्ट बनाया 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, एग्जाम पेपर बनाया और मैंने 10 स्कूल के 10 बच्चों के ऊपर उस एग्जाम पेपर को करवा के देखा। जब सारे बच्चे कर पा रहे हैं उस टेस्ट को, ठीक है, तो यानी कि वो उस लेवल के बच्चों के लिए बना है। अलग अलग ग्रुप से करवा के देख रही हूं, अंकों की समानता आ रही है, कंसिस्टेंसी। कई बार क्वेश्चन आया कंसिस्टेंसी इन स्कोर। अगर बच्चों के अंकों में समानता है तो वो कौन सा गुण है? कितनी बार भी कराओ बच्चे के अंक सेम होंगे। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा रिलायबिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्तर के बच्चों के लिए बना है जिस स्तर के बच्चों के लिए हमने बनाया था। ऐसा नहीं छठी क्लास में हम 10वीं क्लास का पेपर दे दें तो इसमें रिलायबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव यानी कि एक टीचर को चेक करते वक्त पक्षपात नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का गुण होता है टीचर या तो क्वेश्चन का आंसर सही होगा या गलत, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा,
या तो उसका आंसर सही है या गलत। चाहे मैं चेक करूं, चाहे कोई भी टीचर चेक करे, या तो उसका आंसर सही होगा या गलत। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी छात्र एक ही ढंग का अर्थ निकाले। तो इसका आंसर ये भी है कि ऐसा नहीं अलग अलग मीनिंग निकल रहा है क्वेश्चन का, कुछ बच्चे कुछ समझ रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ समझ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन की सेंस एक निकलनी चाहिए। दूसरा, अध्यापक को जांचते समय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अध्यापक को अंक दिए गए उत्तरों के आधार पर देने चाहिए, ना कि अपने अनुसार। ठीक है, बच्चों को टेस्ट में मार्क्स बच्चों ने जैसा उत्तर दिया उसके अनुसार देने, ना कि अपने अनुसार। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत दो। हालांकि उसने अच्छा लिखा है, वो बच्चा मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं दे रही हूं मार्क्स, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ का उल्टा होता है आत्मनिष्ठ, सब्जेक्टिविटी। एक टीचर को तो मापते समय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। बच्चे भी कई बार टीचर को मापते तो आत्मनिष्ठ होना चाहिए। बच्चों को आत्मनिष्ठ होना चाहिए और टीचर को वस्तुनिष्ठ। कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापकता। व्यापकता का मतलब है समग्रता। परीक्षण है ना, पेपर पूरे टेस्ट में से, सिलेबस में से बनना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही चैप्टर से सारा पेपर बना दिया, तो उसमें व्यापकता का गुण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यवहारिकता। खर्च कम समय परीक्षा का स्वरूप होना। परीक्षा ऐसी होनी चाहिए ना तो उसमें ज्यादा समय लग रहा है, वो ज्यादा खर्च भी नहीं होना चाहिए। कम खर्च और कम समय में परीक्षा होनी चाहिए। अत्यधिक समय न लगे, उसके संचालन में अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। छात्र में की नजर में अनुपयुक्त भी नहीं होना चाहिए, यानी कि गलत तरीके से भी एग्जाम नहीं लिया जाना चाहिए। देखो, सब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें बड़े आंसर होते हैं। ठीक है रोहित, सुनो, सब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें बड़े आंसर होते हैं। टीचर जैसे किसी ने 10 में से 10 दे दिए, किसी ने 10 में से 5 दिए, किसी ने 10 में से 2। टीचर जब अपने अकॉर्डिंग आंसर देता है, नंबर देता है, मतलब बच्चों के उत्तरों के आधार पर नहीं, अपने अनुसार, तो वो सब्जेक्टिविटी का गुण है। टीचर में ये गुण नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पक्षपात हो जाएगा। पर बच्चे तो पक्षपात करते ही हैं टीचरों में, बच्चे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट वो करते हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे गुणों को मेजर करते हैं, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग देखता है टीचर को। ठीक है, तो बच्चों में गुण होना चाहिए, कौन सा? सब्जेक्टिविटी का। और ऑब्जेक्टिविटी का गुण एक टीचर में होना चाहिए। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक। परीक्षा में बच्चों की कमजोरियों व कमियों का पता लगाना। क्या हो गया? डायग्नोस। हमें पता चल रहा है इस टेस्ट से कि बच्चे कहां पर कमी कर रहे हैं और कहां पर उनकी कमजोरी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निदानात्मक। निदान का मतलब होता है क्या? कि निदान का मतलब ये होता है बार बार कि बच्चे की कमियों का पता लगाकर उसका उपचार करना। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक हो गया। नेक्स्ट, नोम्स। नोम्स के आधार पर हम बच्चों को कैटेगराइज करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल डिफिकल्ट बना दिया, बिल्कुल एवरेज बना दिया, बहुत इजी बना दिया, नहीं। पेपर ऐसा होना चाहिए जिससे हम बच्चों को छांट पाए कि बच्चा अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, या एवरेज है, या हाई, बहुत इंटेलिजेंट है। तो हम बच्चों को कैटेगराइज कर सके, और बच्चों को हम कैटेगराइज नंबर के आधार पर करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो, कुछ बहुत डिफिकल्ट, कुछ नॉर्मल, कुछ बहुत इजी भी, ताकि हर बच्चा उसको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट,
अब स्टेप्स बताए गए हैं कैसे एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया जाता है। सबसे पहले एक डिजाइन बनाया जाएगा, इस तरीके से हमें इस टेस्ट को बनाना है। डिजाइन में 4 चीजों को देखा जाता है। पहला है ऑब्जेक्टिव, भाई इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इस सिलेबस से बनाना है और किस प्रकार के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से डालने हैं और कितना डिफिकल्टी लेवल रखना है। ये 4 चीजें हम किसमें डिसाइड करते हैं, डिजाइन में। सिलेबस, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड डिफिकल्टी लेवल, ये 4 चीजें हम डिजाइन में छांटते हैं कि हमें इन चीजों को देखना है। ठीक है। दूसरा ब्लूप्रिंट। कई बार क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट का डायमेंशन क्या होता है, ये 3 डायमेंशन होता है। इसमें 3 चीजों को ध्यान रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों के प्रकार, इसमें डिफिकल्टी लेवल को नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट बनाने के बाद ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए जाएंगे। क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन हमने बनाया उसको क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे। लास्ट मार्किंग स्कीम, फिर हम बच्चे को क्या दे देंगे, नहीं बच्चे को नहीं, जो क्वेश्चंस बने उनको नंबर देना, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है। अब एक और देखते हैं। ब्लूप्रिंट होता है जैसे कि हम पेपर से पहले एक रफ बनाना, ऐसा पेपर होगा। ठीक है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है जैसे पेपर से पहले एक रफ पेपर बना लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे का काम करना, ये होता है ब्लूप्रिंट। जैसे भाई पेपर बनना है सीटेट का, तो सीटेट का फाइनल पेपर से पहले 2-3 ब्लूप्रिंट बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, मानकीकृत संदर्भित परीक्षण। देखो होता क्या, एक बार देख लो। ब्लूप्रिंट अभी भी किसको समझ नहीं आया पूछ लो। ठीक है भाई। हाँ, एक ढांचा बनाना, बिल्कुल कह सकते हैं रोहित, ढांचा बनाना। जैसे हम बिल्डिंग बनाने से पहले एक ढांचा बना लेते हैं ना पेपर में, ब्लूप्रिंट, वो होता है उसका ब्लूप्रिंट। जैसे बिल्डिंग हम ऐसे बनाएंगे, हमारे घर का नक्शा ये होगा, वो नक्शा जो हम पेपर में बनाते हैं रफ ब्लूप्रिंट, वो जाता है फाइनल से पहले। जो हम एक रफ चीज बनाते हैं किसी चीज की, उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्म रेफरेंस। देखो नॉर्म का मतलब होता है मार्क्स, नॉर्म्स का मतलब होता है मार्क्स। बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, मार्क्स के आधार पर हम बच्चों का तुलना कर लेते हैं एक दूसरे से। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बच्चे की तुलना बच्चे से की जाती है। यानी कि जैसे मेरे नंबर आ गए 100 में से 80, दूसरे क्या है 100 में से 70, तो मेरे 80 हैं उसके 70 हैं, तो ये नंबर जो हो गए ये नॉर्म हो गए। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम ये पता लगाएंगे कि मैं उस बच्चे के कंपैरिजन में उससे ऊपर हूं या उससे नीचे, और वो बच्चा मेरे से कंपैरिजन करेगा कि वो मेरे से नीचे है या ऊपर। तो ये जो बच्चे जब आपस में एक दूसरे से तुलना करते हैं नंबरों के आधार पर, उसमें क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जैसे इसमें एक व्यक्ति, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की तुलना दूसरे स्टूडेंट से की जाती है। स्टूडेंट की तुलना किससे की जाती है, स्टूडेंट से। और जो वो हम तुलना करते हैं किस आधार पर, नंबर्स के आधार पर। देखो, इट रेफर्स टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट आर डिजाइंड टू कंपेयर रैंक टेस्ट टेक्स इन रिलेशन टू वन अनदर। ठीक है। मानक यह बतलाता है कि परीक्षार्थी का निष्पादन क्या है, बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है। हाउ मच इट इज,
नॉर्म्स इंडिकेट अबाउट द परफॉर्मेंस दैट हाउ मच इट इज, बच्चे का कितना परफॉर्मेंस है, नंबर से पता चल जाएगा कितना है। फिर नंबर से हम एक दूसरे बच्चे को कंपैरिजन करते हैं, नंबरों के आधार पर तो हम रैंक देते हैं ना बच्चों को, ठीक है। तो वो होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। आगे देख लेते हैं। एक होता है स्कूल बेस्ड टेस्ट, एक होता है मानकीकृत टेस्ट। स्कूल बेस्ड टेस्ट फॉर्मेटिव होता है, ये फॉर्मेटिव नहीं होते, दूसरे बच्चों में तुलना नहीं की जाती, इसमें बच्चों में तुलना की जाती है। स्कूल बेस्ड टेस्ट कभी भी नॉर्म रेफरेंस नहीं होते, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं। ये लचीला होता है, ये लचीला नहीं होता, ठीक है। हाँ जी जशप्रीत, कल भी होगी। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट, करिकुलम कंटेंट रेफरेंस टेस्ट भी बोल दे सकते हैं कई बार। देखो जैसे इसमें क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बच्चे की तुलना बच्चे से की जाती थी, पर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में या ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट में बच्चे की तुलना एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है, इससे ऊपर तो पास, इससे नीचे तो फेल। तो बच्चे की तुलना उस क्राइटेरिया, उस ऑब्जेक्टिव से की जाती है। जैसे सीटेट का एग्जाम है, 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं, 90 से ऊपर मार्क्स हैं तो क्या हो जाएगा, पास, 90 से नीचे तो फेल। तो एक क्राइटेरिया है क्लियर करने का 90, जो 90 है ये क्राइटेरिया है। और जब हम बच्चे की तुलना एक ऑब्जेक्टिव से करते हैं या एक क्राइटेरिया से करते हैं तो उस टेस्ट को क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई आगे। अब रिकॉर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं भाई। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, देखो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बच्चे की तुलना बच्चे से की जाती है, बच्चों को अंक दिए जाते हैं, फिर बच्चे के अंकों के आधार पर बच्चों में तुलना की जाती है। और इसमें क्या होता है, दूसरे वाले में क्राइटेरिया है, एक निर्धारित उद्देश्य है, क्राइटेरिया है, इतना क्लियर तो पास, इससे कम तो फेल। तो बच्चे की तुलना जब एक क्राइटेरिया या उसके ऑब्जेक्टिव से की जाए तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है, ओके। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स। हर स्कूल में हर बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब देखते हैं आगे, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख। देखो क्या होता है, वह अभिलेख, इस अभिलेख में शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों पक्षों का रिकॉर्ड एवं क्रमागत रूप से रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, क्रमागत रूप से। पूरे साल बच्चे का रिकॉर्ड रिटर्न में रखा जाता है, बच्चे ने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, रिटर्न में। पहले बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये अच्छा किया, वो बुरा किया। तो जब रिटर्न में एक सिस्टमैटिक ढंग से हम बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का रिकॉर्ड रखते हैं, वो है क्यूमुलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो। ये नई टेक्निक है, ये क्वेश्चन बहुत आया है। अब की बार हर सीटेट में 2 क्वेश्चन पोर्टफोलियो से आए हैं। इसमें पोर्टफोलियो, देखो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो था उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को लिखित रूप में रखा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस का प्रमाण भी रखा जाता है, एविडेंस। एक बच्चे का फोल्डर बनाया जाता है, ठीक है। एक बच्चे का फोल्डर बनाया जाएगा, उस फोल्डर में बच्चे की हर एक्टिविटी का, जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया, अच्छा किया है, बुरा किया, उसकी परफॉर्मेंस का फोटोकॉपी रख के उसमें फोल्डर में रख दिया जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है, एविडेंस से कि हाँ बच्चे ने ये चीज की थी। रंगोली में पार्टिसिपेट किया था, उसका प्राइज मिला तो उसके प्राइज की फोटोकॉपी उसमें रख दी। खेल में पार्टिसिपेट किया, उसकी प्राइज की फोटोकॉपी उसमें रख दी। बच्चे ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेशन की भी फोटोकॉपी उसमें रख दी। बच्चे के इतने नंबर आए, इस टेस्ट में इतने नंबर आए, उस टेस्ट की फोटोकॉपी रख दी, ठीक है। तो क्या है, इसमें
बच्चे की परफॉर्मेंस की फोटोकॉपीज भी रखी जाती है, मॉडर्न टेक्निक है ये, अच्छी है ज्यादा। शालिनी दोनों में डिफरेंस है, इसमें फोटोकॉपीज रखी जाती है उनकी परफॉर्मेंस की, क्यूमुलेटिव में फोटोकॉपीज नहीं होती, सिर्फ रिटर्न में होता है, ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है। इसमें भी दोनों पक्षों को रखा जाता है, उसमें भी दोनों पक्षों को रखा जाता है। नेक्स्ट देखो, शैक्षिक पक्ष के साक्ष्य क्या होंगे? अनुलेख की फोटोकॉपी, मॉडल की फोटो, प्रस्ताव की फोटो, कोई बच्चे ने ऐसे लिखा उसकी फोटो रख दी, बच्चे ने कोई मॉडल बनाया उसकी फोटो लेके रख दी, अनुलेख लिखा बच्चे ने उसकी फोटो रख दी। सह शैक्षिक यानी कि कोस्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ एविडेंस, बच्चे ने खेल में पार्टिसिपेट किया उसकी फोटोकॉपी रख दी, नाटक में भाग लिया उसकी फोटोकॉपी उसमें रख दी, ठीक है। हाँ जी, पोर्टफोलियो में फोटोज कॉपी होती है, फोटोकॉपीज होती है, एंड इसमें क्यूमुलेटिव में फोटोकॉपीज नहीं होती है। नेक्स्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वृत्तांत अभिलेख। देखो क्या होता है, स्पेसिफिक इवेंट रिलेटेड टू चाइल्ड बिहेवियर, इसमें बच्चे से संबंधित किसी विशिष्ट व्यवहार का ब्यौरा रखा जाता है, हर व्यवहार का नहीं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चे के विशिष्ट व्यवहार का रिकॉर्ड रखा जाता है, कोई बच्चे ने बहुत अच्छा कुछ किया तो वो रिकॉर्ड उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाएगा, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी, बच्चे ने कुछ बहुत बुरा कार्य कर दिया तो उसका रिकॉर्ड भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है, एनेक्डोटल, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, और इसमें ना मापने का कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसे मैं जा रही हूं कहीं, मेरे सामने कोई बच्चा आया, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मुझे उसका वो व्यवहार बहुत अच्छा लगा, तो जो उसने इतना अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया और मुझे उसकी वो व्यवहार अच्छा भी लगा, तो वो मैंने उसके एनेक्डोटल में रिकॉर्ड में रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर से रिलेटेड होता है, बच्चे के कुछ अलग करना, जो सब कर रहे हैं वो नहीं, कुछ उसने बहुत अलग किया, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, बच्चे के गुणों की रुचियों होती, गुणों की एक लिस्ट बना ली, उसमें हाँ या ना में उत्तर देना है। बच्चा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, यस। क्लीनलीनेस में कैसा है बच्चा, नो। पंक्चुअलिटी बच्चे में कैसी है, यस। ओबीडियंस है, नो। या तो बच्चा है या नहीं है, या तो बच्चा ईमानदार है या नहीं है, ऐसा नहीं है ईमानदार है तो किस हद तक है, हद नहीं बताएंगे, या तो वो है या नहीं है, इसलिए इसको सबसे ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है ये सबसे, या तो बच्चा है या नहीं है। नेक्स्ट, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में रेट दिए जाते हैं, पंक्चुअलिटी में गुड, हार्ड वर्किंग वेरी गुड, डिसिप्लिन में आउटस्टैंडिंग। बच्चा ईमानदार है तो किस हद तक ईमानदार, उसको रेट दिए जाते हैं, गुड, एवरेज, पुअर, एक्सीलेंट, इस टाइप से। नेक्स्ट, समाज नीति, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, जे एंड मोरेनो एंड जेनिंग्स ने इसको दिया है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा अध्यापक बालकों की लोकप्रियता एवं गुणों का पता उन्हीं के सहपाठियों से लगाता है, यानी कि बच्चे के बारे में बच्चे से पता नहीं किया जाता, उसके सहपाठियों से पूछा जाता है, ठीक है। उसमें 3 रेट बच्चे को दिए जाते हैं, 3, स्टार, क्लिक, आइसोलेशन। स्टार, क्लिक, आइसोलेशन, ठीक है। देखो जो बच्चा सभी को पसंद आता है उसको दिया जाता है स्टार, जिसको कुछ लोग पसंद करते हैं, लाइक्ड बाय सम पीपल, उसको क्लिक,
जिसको कोई पसंद नहीं करता, डिसलाइक बाय ऑल, उसको आइसोलेशन दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखो हम रिश्ता देखने जाते हैं तो हम आस पड़ोसियों से भी पता करते हैं ना कि भाई ये कैसा परिवार है, कैसा बच्चा है। तो जो ये टेक्निक है, ये होती है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। जब आपके बारे में आपसे पता नहीं, आपके आसपास के लोगों से पता लगाया जाता है, तो उस टेक्निक को बोला जाता है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करता है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसके आधार पर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में उसको लिखता है। यहां से क्वेश्चन नहीं आता इंटरव्यू शेड्यूल, यानी कि टीचर बच्चों का इंटरव्यू लेगा और फिर उनके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस उनके शेड्यूल में, इंटरव्यू शेड्यूल में लिख देगा। यहां से क्वेश्चन आता नहीं है वैसे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट, यहां से क्वेश्चन आता है एप्टीट्यूड, अभिरुचि परीक्षण। इस क्षेत्र में बच्चे की रुचि का पता लगा जाता है, इंटरेस्ट, बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक्स, बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स का पता किस परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है, इस परीक्षण के द्वारा। ठीक है, कि भाई बच्चे की इस क्षेत्र में रुचि है या नहीं, बच्चे की खेल में रुचि है या नहीं, उस टेस्ट से बच्चे को ये चीज पसंद है या नहीं। एटीट्यूड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एटीट्यूड या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। हमें सीखने के लिए हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे, चाहे टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे। तो हमेशा हमें सीखते समय अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट। इससे हम बच्चे की कमजोरी और कठिनाइयों का पता लगाते हैं, लर्निंग गैप्स का, बच्चे को कहां सीखने में दिक्कत आती है और कहां बच्चे को कठिनाई महसूस हो रही है, इस बात का पता हम निदानात्मक परीक्षण से लगाते हैं। और निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है उपचार करना। देखो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये थोड़ी पता लगाने जाते हैं हमारे पास हमें कौन सी बीमारी है, हम बीमारी के उपचार के लिए जाते हैं। पहले निदान किया जाता है, फिर उपचार किया जाता है। तो निदान का उद्देश्य क्या है, उपचार करना। नेक्स्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रवीणता। इससे हम बच्चे की स्किल का पता लगाते हैं, क्या बच्चा में ये स्किल है या नहीं है, क्या बच्चे में क्रिकेट खेलने की स्किल है या नहीं है। इस टेस्ट का पता हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट के द्वारा लगाते हैं। ठीक है, इस टेस्ट का पता हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट के द्वारा लगाते हैं। नेक्स्ट स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही स्किल में प्रोफिशिएंसी प्राप्त करोगे। नेक्स्ट अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं और सम्मेटिव भी बोलते हैं। आगे देख लेते हैं एप्टीट्यूड। इससे हम एबिलिटी का पता लगाते हैं, क्या आप टीचर बनने योग्य हो या नहीं, योग्यता का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है, एप्टीट्यूड। क्या आप ये काम करने योग्य हो या नहीं। अगर बच्चे की योग्यता का पता लगाना है तो कौन से टेस्ट का सहारा लेंगे, एप्टीट्यूड का। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि ये क्वेश्चन भी आता है कि नहीं। देखो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन थोड़े से ही आते हैं, वो हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम भी कम ही बचा है। नेक्स्ट देखो एनपीई 1986 ने
एक स्पेशल रोल दिया था हमारी एनसीईआरटी को कि वो हमारा एनसीएफ बनाए। तो क्वेश्चन कई बार आता है, देश का करिकुलम कौन बनाता है? एनसीईआरटी। ठीक है, अब तक कितनी बार एनसीएफ बना है? 4 बार। 4 बार बना है। 1975, 1988, 2000 और 2005। तो इन तीनों की अप्रोच से व्यवहारवादी, इनकी अप्रोच कैसी है? व्यवहारवादी। और 2005 की है कंस्ट्रक्टिविस्ट, संरचनावादी। कई बार क्वेश्चन आया है हमारे एनसीएफ 2005 की अप्रोच कैसी है? कंस्ट्रक्टिविस्ट। कई बार रचनावादी का मतलब है बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, बच्चे अपनी लर्निंग स्वयं करें, उन्हें खुद से अधिगम करने का अवसर दिया जाए, उन्हें अधिगम बोझ ना लगे। देखो, बच्चों को पढ़ने में आनंद आना चाहिए। अगर बच्चों को आनंद नहीं आएगा तो वो नहीं इंटरेस्ट लेंगे। जैसे क्या होता है, एक बच्चे को आप बोलो कि मेरा ये थोड़ी सी दूर से सामान खरीद लाओ, बच्चा कहेगा नहीं मैं थक गया हूं। अगर आप उसी बच्चे से पूरे दिन पतंग उड़वा लो, बिल्कुल नहीं थकेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को उस कार्य करने में क्या आ रहा है? मजा। तो इसलिए हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे। कंटेंट नॉलेज नहीं देनी, ऐसी नॉलेज देनी है जिससे बच्चा को आनंद आए उसको करने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के 3 कार्य हैं: सिलेबस डिजाइन करना, टेक्स्ट बुक डिजाइन करना और टीचिंग प्रैक्टिस कराना। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। देखो, 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 के बीच में मीटिंग हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल ने कमेटी बनाई थी 1993 में, जिसका नाम क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। यानी कि ये नहीं है कि बैग का बस्ता का बोझ कम कर दूं, नहीं, बच्चों को शिक्षा ऐसी देनी है कि उनको बोझ ना लगे, बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में आनंद आना चाहिए। ठीक है, ये बात बोली थी। कई बार आता है, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो प्रोफेसर यशपाल थे और कितने मेंबर थे? 35। डायरेक्टर कौन थे? कृष्ण कुमार। एनसीएफ 2005 के निर्देशक कौन थे? कृष्ण कुमार, जिसके लिए 21 फोकस ग्रुप बनाए गए, जिन पर उस एनसीएफ को लागू करके देखा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी और डाइट से भी सहयोग लिया जाता है। एनसीईआरटी के 5 रीजनल ऑफिस हैं: अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर, शिलोंग। नेक्स्ट, ठीक है, इन 5 जगहों पर सेमिनार आयोजन किया जाता है। यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, एनसीएफ 2005 का मूल मंत्र कहां से लिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या होता है? उसमें उन्होंने एक वर्ड लिखा गया, सृजनात्मकता और उदार आनंद अध्यापन की पूंजी है। अध्यापन की पूंजी है, हमें इसे खराब नहीं करना है। कि बच्चों में क्या होती है? सृजनात्मकता होती है, तो हमें उसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 22 भाषाओं में पब्लिश हुआ। कई बार क्वेश्चन, कौन से अनुसूची में 8वीं में 22 भाषाओं में मिला? 17 राज्यों के सिलेबस पर प्रभाव पड़ा। हर स्टेट को 10 लाख रुपए दिए गए इसको लागू करने के लिए। नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन यहां से आता है। देखो, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन कहां से आता है? एनसीएफ कौन बनाता है? एनसीईआरटी। हमारा जो एनसीएफ 2005 है उसकी अप्रोच क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। डायरेक्टर कौन थे? कृष्ण कुमार। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है।
पहला प्रिंसिपल है बच्चे के ज्ञान को, स्कूल के ज्ञान को बच्चे के बाहरी वातावरण से जोड़ना, बच्चे के अनुभव से जोड़कर बच्चे को पढ़ाना, ये पॉइंट। दूसरा, बच्चों से रटना नहीं है, बच्चों को समझाने पर बल देना है, रटन शिक्षा से मुक्त करना है शिक्षा को, ये बहुत बार आया है। यानी कि एनरिचिंग द करिकुलम, पाठ्यक्रम पुस्तकों तक ही सीमित न रहकर समृद्ध बनाना, यानी कि हमारा पाठ्यक्रम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना, हर एक्टिविटी बच्चे से करवाओ ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, हर पक्ष का विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे की हो सके। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन शुड बी फ्लेक्सिबल इन क्लासरूम एक्टिविटी। क्या होता है एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम में और बच्चों को नंबर दे दिया, यह इवेल्युएशन नहीं होना चाहिए, इवेल्युएशन पूरे साल होना चाहिए, ठीक है। और जो क्लासरूम में एक्टिविटीज बच्चा करता है उसके नंबर भी हमारे फाइनल एग्जाम में जुड़ने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग स्टूडेंट इन सच अ वे दैट दे बिकम ट्रू एंड डेडिकेटेड सिटीजन ऑफ अ कंट्री। मतलब बच्चों में हमें बहुत सारी वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज भी डेवलप करनी है, बच्चे में कल्चरल वैल्यू देनी है, मोरल वैल्यूज देनी है, सोशल वैल्यूज देनी है। तो हमारे करिकुलम में इन चीजों का भी समावेशन होना चाहिए। हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, तीज सेलिब्रेट की, तो ये सारी एक्टिविटी जो सेलिब्रेट की, इससे हम बच्चों में कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यूज दे रहे हैं। तो ये भी किसका पार्ट हो गया, हमारे एनसीएफ का उद्देश्य। स्टूडेंट्स के लिए क्या कहता है एनसीएफ, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग वे में होनी चाहिए। दूसरा, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अनुसार हो, बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनको शिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्लूसिव, समावेशी शिक्षा, ऐसी शिक्षा को कहते हैं, समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें हर प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाने का प्रावधान है। हम बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई तू स्पेशल चाइल्ड है दूसरे स्कूल में जा, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ सामान्य कक्षा में, सामान्य स्कूल में शिक्षा देना, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है। और क्या था, 14 वर्ष तक के हर बच्चे का स्कूल में नाम लिखा जाना चाहिए और जब तक वो अपनी एजुकेशन पूरी ना कर ले उनको स्कूल में ही रखना है। नेक्स्ट, एक पी नायक, उन्होंने 3 पिलर ऑफ एजुकेशन दिया था। 3 पिलर ऑफ एजुकेशन किसने दिया था, पी नायक ने। क्या बताया था, क्वालिटी, इक्वालिटी, समानता, बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए शिक्षा ग्रहण के, क्वांटिटी, मात्रात्मक, यानी कि इतना ज्ञान हमें बच्चों को देना है, क्वालिटी, बच्चों को हमें गुणात्मक शिक्षा देनी है, बच्चों को रटवाना नहीं है, ठीक है। बच्चों को हमें शिक्षा कैसे देनी है, हमें बच्चों को शिक्षा उनके अंडरस्टैंडिंग बेस देनी है, बच्चों को शिक्षा समझा कर देनी है, एग्जाम्पल देने हैं, एक्सपीरियंस देना है, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स के लिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन बहुत बार है। एक टीचर का रोल किसका होगा, फैसिलिटेटर का, यानी कि बच्चों के लिए शिक्षण को इजी बनाने का कार्य किसका है, एक टीचर का, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज का टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। अब कुछ बच्चों के जो डाउट्स आ रहे थे पूछ सकते हो, अब मैं एकदम फ्री हूं। शालिनी, अब पूछो भाई किसका क्या डाउट है। बहुत सारे बच्चे ने, शालिनी ने क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था कि मैडम सीटेट और यूपीटेट का सिलेबस क्या सेम है। देखो ऑलमोस्ट सेम होता है, पहली बात 70 to 80% तो होता है सेम, पर सीटेट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे पेडागोजी ज्यादा आती है, यूपीटेट में कम आती है, ठीक है। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब और कोई क्वेश्चन है तो पूछो
ताकि भाई आंसर जल्दी से जल्दी दे पाए। अब डाउट्स पूछ लो भाई, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे उस टाइम, मैं इसलिए ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि कंटेंट पे ध्यान रहता है। राहुल कुमार, पूछो भाई राहुल। कोई प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब है जब वो कार्य हो रहा है उस दौरान करना, प्रोसेस के बाद नहीं, प्रोसेस जब चल रहा है उस टाइम बच्चे का असेसमेंट करना। एग्जाम आप लोगों का बहुत जल्दी हो जाएगा, सोच के चलो 1-2-3 महीने के अंदर। अब मैं मॉक टेस्ट भी कराऊंगी। अगली क्लास भी होगी भाई, जल्दी भरे जाएंगे अभिनव। रूपा, क्वेश्चन आपका मुझे पता नहीं चला। अब 2 से 3 क्लासेस और बचे हैं इसके बाद। पेपर बहुत जल्दी है भाई आप लोगों का, नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी कभी भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। ऑनलाइन होगा एग्जाम, ठीक है। आगे पूछो भाई, और कोई जल्दी जल्दी पूछो, फिर टाइम हो जाएगा। कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ ही नहीं रहा जिसका मैं जवाब दूं। अंशु, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ पाई मैं, एक बार दोबारा भेज दो भाई। राहुल, आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपका एनसीएफ रिवाइज हो जाएगा। पूछो। अंशु, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्लास भी है भाई, बिल्कुल है नेक्स्ट क्लास। टाइम हो गया है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, ठीक है।